प्रश्न करेंगे चैप्टर इकाई यूनिट 1.1 का को जो है, जिसमें है हम लोग का भूमि, मृदा एवं जल संसाधन। तो इस चैप्टर का जितना भी सारा ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है, इसको हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे और आप लोग इसका प्रॉपर नोट्स बना लेंगे अच्छे से, ताकि रिविजन करने में आप लोग को ठीक रहे। चलिए शुरू करते हैं बच्चा। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग स्थल पर है? तो मैं आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ाया है आपको कि जो स्थलीय भाग कितना है 29% और जलीय भाग 71%। चलिए आगे देखिए। विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है? वैसा मैंने बताया था आपको, जहाँ भी है कि जो मैदानी क्षेत्र है, जहाँ प्लेन एरिया है, उस एरिया में जनसंख्या हमेशा अधिक होता है इन कंपेरिजन टू पहाड़, पर्वत, पठार है और मरुस्थल में। ठीक है। चलिए, भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है? मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ा चुका है कि कहाँ रहता है, भू राजस्व विभाग में। भूमि उपयोग के कुल कितने वर्ग होते हैं? मैंने पढ़ा चुका है आप लोग को पहले भी। भूमि उपयोग कितने 5 वर्ग हैं। आगे हम लोग इस चैप्टर में देख लेंगे कि 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं। ठीक है बच्चा, या पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हो। मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? मृदा में कुल 4 स्तर पाए जाते हैं। मैंने सब सारा पढ़ा चुका है आपको, ऑबस होकर के कैसे कैसे होता है, ह्यूमस होता है, लेवल क्या क्या लेवल होता है उसमें। ठीक है, आप उसको देख लेना एक बार। समोच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय? देखिए मैंने बताया था आपको कि समोच्च रेखीय खेती जो बच्चा, ये क्या होता है, जो पहाड़ होता है ना, पहाड़ पे जो है इस तरह से, तो इस पहाड़ पे कहता है कि सीढ़ीनुमा खेती बना के खेती करने के लिए। इससे क्या होता है कि जो पहाड़ का मिट्टी होता है वो बारिश के दिनों में क्षय और होके नीचे नहीं आती है। ठीक है, इससे मृदा अपरदन रोकने में हेल्प मिलता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है? आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का अणु मिलकर H2O बनता है। ठीक है, H2O इसका फॉर्मूला है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आंसर आपका होगा। चलिए अगला देखिए, इनमें से कौन एक महासागर नहीं है? आप जानते हो आर्कटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, जो सबसे अधिक होल्ड करके रखती है पानी को। ये मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुका है। और फिर हिंद महासागर है। आर्कटिक जो है ना, ये बर्फ के रूप में जमा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको महासागर नहीं बोल सकते हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सारा ऑब्जेक्टिव ये वाला हो गया और फिर आपका है अब फिल इन द ब्लैंक्स। इसको देखिए, रिक्त स्थान भरो को। बच्चे, मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेषों को क्या कहते हैं? आपको मैंने पिछले क्लास बता चुका कि ह्यूमस बोलते हैं इसको। अच्छा, अब आप और एक चीज़ देखो कि दक्कन क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? आपको मैंने बताया था कि जो पठारी क्षेत्र वगैरह है तो क्या होता है, लेटेराइट मृदा पाया जाता है। और भारत के मैप पे आपको मैंने बना के सब कुछ दिखा दिया था कि भारत के मैप पे कहाँ कौन कौन चीज़ पाया जाता है। ठीक है, लेटेराइट मृदा का निर्माण कैसे होता है? निक्षालन प्रोसेस होता है। आगे चैप्टरों में अगर देखा जाएगा निक्षालन में आपको बता दूंगा अच्छे से क्या होता है। भूमि एक महत्वपूर्ण क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। महासागरों में जल का क्या है, कितना % भाग पाया जाता है? 97%। अच्छा, अगला ये क्वेश्चन है, भूमि उपयोग से आप क्या समझते हैं? चलिए, इन सब क्वेश्चनों के लिए 50 वर्ड में आंसर देना है कम से कम। तो ये लघु उत्तरीय है। इसका मैं आगे क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन आंसर दिखाता हूँ, आप इस सबका नोट तैयार कर लेना। देखो बच्चा, भूमि उपयोग से आप क्या समझते हो? चलो देखो, भूमि क्या है ना, एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो है सो। इसका जो उपयोग होता है विभिन्न प्रकार के कार्यों में हम लोग करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधा लगाते हैं, घर बनाते हैं, शहर बसाते हैं, सड़क बनाते हैं और खेती करते हैं। ये सब कामों के लिए क्या है, भूमि का उपयोग करते हैं। भूमि का उपयोग सभी जगह एक समान नहीं है। मैंने पिछले क्लास में बता चुका है आपको कि सभी जगह एक समान नहीं है। कहीं वन क्षेत्र है तो कहीं मैदान है तो कहीं पठार है। और इनफैक्ट और क्या क्या समान देखो, जहाँ कृषि योग्य भूमि है वहाँ पर हम लोग क्या लगा रखे हैं, कारखाना भी लगा सकते हैं। और जहाँ रहने वाला जगह, आदिवासी से मतलब रहने वाला जगह, वहाँ पे सड़क अथवा रेल मार्ग का भी विकास हम लोग कर सकते हैं और किए हुए हैं भी। अतः हमने देखा कि भूमि का उपयोग सभी जगह एक समान नहीं है। इनमें अंतर का मुख्य कारण समाज एवं क्षेत्र के अनुसार मानवीय जरूरतों में अंतर आना है। क्योंकि आदमी का जो ज़रूरत जो है उसी हिसाब से अनुरूप अपना काम करता है। जो कृषि योग्य भूमि है वहाँ पर रेल चल रहा है मान लो, तो इसका कारण क्या है, आदमी का आवश्यकता क्या है, वहाँ पे रेल का आवश्यकता है, चाहे ज़मीन कृषि योग्य क्यों ना हो। और जो ज़मीन पहाड़ है वगैरह है वहाँ पे कृषि का भी जरूरत पड़ता है, तो सीढ़ीनुमा बना के हम लोग कृषि भी कर लेते हैं। ठीक है, अगला देखो, मृदा निर्माण में सहायक कारकों का उल्लेख कीजिए। देखो, जो मृदा बनता है बाबू, वो विभिन्न प्रकार के सहायक कारकों से बनता है। उसमें काफ़ी चीज़ों का योगदान होता है। चलिए यहाँ पर हम लोग जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं, कारक कौन कौन सा है। स्थान विशेष की जलवायु का वनस्पतियाँ,
तो मृदा बनने के लिए ना कोई पार्टिकुलर जगह का आपका एटमोसफियर भी ज़रूरत होता है कि वहाँ का जलवायु क्या है, ठीक है, और वहाँ का वनस्पतियाँ कैसा है, पेड़ पौधे कैसे हैं, स्थान विशेष की ऊंचाई कितना है, क्या हाइट पे है। जैसे आप देख लो सब पहाड़ वगैरह हाइट पे होता है, तो हाइट पे जो होता है सो मृदा क्वालिटी अलग होता है, जो प्लेन एरिया होता है अलग होता है। प्लेन एरिया में क्या होता है कि जो जो पहाड़ है उससे पहाड़ से लाई गई नदियों के द्वारा काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व वाला क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए पहाड़ी क्षेत्र के नीचे जो तराई क्षेत्र होता है उसमें कृषि काफ़ी अच्छे मात्रा में होता है, ठीक है। फिर वहाँ का समय क्या है, स्थान विशेष का ढाल क्या है, तथा उसका प्रारूप क्या है, मतलब क्या ढाल है, क्या प्रारूप, पहाड़ी क्षेत्र है कि पठारी क्षेत्र है, उसका क्या प्रारूप है। और वहाँ का मौलिक चट्टान क्या है, चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, क्या प्रोसेस से हुआ है, उसमें कितना ह्यूमस पाया जाता है, कितना क्या है, सूक्ष्म जीव क्या है, ठीक है। आप इन सब कारकों को देख लेना, इसी से मृदा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताइए। चलिए देखिए भूमि उपयोग प्रभावित जो करता है ना उसका मेनली दो कारक है, एक प्राकृतिक कारक है और दूसरा मानवीय कारक है। प्राकृतिक कारक तो क्या क्या हो सकता है बच्चा, जलवायु हो सकता है, स्थल रूप में भिन्नता हो सकता है, पठार मैदान पर्वत कुछ हो सकता है, खनिज का उपस्थिति हो सकता है, कहीं खनिज मिल सकता है तो कहीं नहीं मिल सकता। जैसे कि आप देख लो कि जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पे खनिज का प्रचुरता पाया जाता है, वहीं पे जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ की ज़मीन खुद ही उपजाऊ हो जाता है। मृदा की विशेषता क्या है, कौन सी मृदा है, जल का क्या प्रकार है। फिर मानवीय कारक में है कि जनसंख्या वृद्धि है और काफ़ी हो रहा है जिससे भूमि का भी उपयोग में प्रभावित हो रहा है। फिर मानवीय आवश्यकता बदल रहा है, आवश्यकता अलग अलग है, अलग अलग जगहों पे काम करने का, उत्पादन लेने का। श्रम बल की उपलब्धता, श्रमिक बल क्या है वहाँ पे, तकनीकी कुशलता है कि नहीं उपयोग लेने के लिए। तो इन सब चीज़ों के कारण से जो है भूमि वो प्रभावित होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, ऋतु क्षरण का क्या अभिप्राय है। देखो हम लोग ऋतु क्षरण को ना वेदरिंग भी बोलते हैं, वेदरिंग मतलब अपक्षय, ठीक है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ चट्टान टूटकर अपने ही स्थान पर टुकड़ों के रूप में बिखरने लगती। यह प्रक्रिया जलवायु और तापमान में बदलाव के कारण होता है। इसमें लाखों साल लगते बच्चों, लाखों साल लगते हैं, और फिर टूट के ये महीन मिट्टी हो जाता है, महीन मिट्टी बन जाता है, ठीक है। देखो ये दो प्रकार का होता है, एक तो जैविक होता है, दूसरा भौतिक होता है। जो जैविक है वो उसमें पेड़ पौधा, जीव जंतु, मानवीय क्रियाओं तथा जल की प्रतिक्रिया से चट्टानों का टूटना एवं गलना रासायनिक ऋतुक्षरण कराता है। वहीं दूसरी ओर जो भौतिक ऋतुक्षरण है उसमें तापमान में कम अधिक होना, तुषार क्रिया तथा चट्टानी परतों के फैलने तथा सिकुड़ने से चट्टानों का टूटना भौतिक कारण कराता है, ठीक है। देखो तो इन चीज़ों को देख लेना, आप दोनों को नोट कर लेना। पिछले क्लास में इसको डिटेल से बता भी चुका हूँ। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से जितना है ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेना इसको अच्छे से। भूमि उपयोग क्या है, भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सुनो उसको गौर से। देखो अभी बताया था मैंने आप लोग को, भूमि ये क्या है, महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इसका उपयोग हम लोग विभिन्न कार्यों में करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधा लगाने, आवास बनाने, शहर बसाने, सड़क बनाने, कृषि कार्य इत्यादि करने में। देखो भूमि का उपयोग सभी जगह समान नहीं, मैंने बताया था आपको, इसमें कहीं वन है तो कहीं पठार है, कहीं पर्वत है। और हम लोग कृषि भूमि का कारखाने लगाते हैं और रहने वाले जगह पर यानी आदिवासी क्षेत्रों में सड़क और रेल मार्ग का निर्माण करते हैं। तो इस कारण से ये क्या है, असमान है। अतः हमने देखा कि भूमि का उपयोग सभी जगह समान नहीं है। इनमें अंतर का मुख्य कारण है समाज एवं क्षेत्र के अनुसार मानवीय जरूरतों में अंतर आना। तो जैसा क्षेत्र है, जैसा समाज है, क्या उसका उपयोग है और क्या उसका आवश्यकता है, उस पर डिपेंड करता है। चलिए इसका वर्ग हम लोग देखते हैं, पूछ रहा है वर्ग बारे बता रहे हैं तो वर्ग देखते हैं। वर्ग क्या है, वन क्षेत्र की भूमि है, एक है प्रति भूमि। और प्रति भूमि किसको बोलते हैं, जो भूमि पे 1 साल से लेकर 5 साल तक कोई खेती नहीं हुआ हो। कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, देखो अनुपलब्ध भूमि में क्या होता है, ऐसा भूमि जो व्यर्थ पड़ गया, बहुत दिन से पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ मान लो कि 2 फैमिली का झगड़ा में पड़ गया पूरा प्लॉट, तो वैसे पड़ा हुआ है, उपयोग में नहीं ला रहे हैं। या फिर बंजर ज़मीन हो गया है, बंजर ज़मीन ठीक था पहले और फिर लगातार 10-20 वर्षों तक उपयोग नहीं किए तो उसे ज़मीन बंजर हो गया। या फिर ज़मीन पर लोग मकान बना दिए, सड़क बना दी, उद्योग लगा दिए, तो वहाँ पे अनुपलब्ध ज़मीन हो गया। कृषि के लिए देखो ये जो ज़मीन है ये कृषि के लिए उपयुक्त ज़मीन था, लेकिन इसका हम लोग अनुपलब्ध कर लिए, इसको किसी अन्य कामों में इसका इन्वॉल्वमेंट कर दिए। अन्य कृषि योग्य भूमि क्या है, इसमें जो ज़मीन है 5 साल से अधिक तक कृषि कार्य नहीं हुआ, उस पर मान लो 10 साल 20 साल 50 साल तक उसमें कार्य नहीं हुआ। हालांकि लंबे दिनों के बाद ज़मीन वो बंजर हो जाती है, लेकिन 5 साल से लेकर कुछ दिनों तक आगे तक काम नहीं हुआ तो उस ज़मीन को हम लोग बोलेंगे अन्य कृषि योग्य भूमि। और फिर एक शुद्ध बोई गई भूमि है, जो ज़मीन अभी उपयोग में लाया गया है, उपयोग में भी चल रहा है करेंटली, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो, मृदा निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। इसमें क्या होता है, देखो मृदा का निर्माण कैसे होता है। किसी चट्टान की मृदा के निर्माण में वहाँ का उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का योगदान होता है। ठीक है, इन सारे प्रक्रिया से गुजरने के बाद लाखों साल लगता है मृदा को बनने में। मृदा निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती है। ठीक है, जो है मौलिक चट्टान वो टूट टूट के क्षय होकर धीरे धीरे टूटे हुए कणों के और महीन होने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। लाखों साल तक वो महीन होने की प्रक्रिया चलती रहता है। हजारों लाखों वर्ष बाद देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, वो चट्टानी टुकड़ा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक ऋतुक्षरण से महीन कणों में बदल जाती है। जिसमें होता है ऋतुक्षरण, उनसे वो धीरे 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 डिग्रेडेड होकर महीन कण में मिट्टी में बदलने लगता है, जो मृदा कहलाती है। सामान्यतः 1 सेंटीमीटर मोटी सतह बनने वाली मृदा के निर्माण में सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं। सोच लो बच्चा, इतना मुश्किल प्रोसेस जाके अपना मृदा बनता है। चलो बच्चा कमेंट करना हमको, तुम कमेंट करो मृदा और मिट्टी में अंतर, मृदा और मिट्टी में अंतर। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चा, मृदा अपरदन के कारकों का उल्लेख कर इससे बचाव हेतु उपयुक्त सुझाव दीजिए। देखिए हम लोग इसका पहले ये देखते हैं कि इसका कारक क्या है। क्या है इसका बच्चा, देखो कि यहाँ पे जानवरों द्वारा अत्यधिक चराई, मनुष्यों द्वारा अंधाधुंध वनों की कटाई के कारण भूमि से वनस्पति आवरण हट जाता है। जो ज़मीन होता है उसका ऊपर का जो लेयर है, जहाँ पे एक्चुअली मृदा में सब कुछ ह्यूमस वगैरह पाया जाता है, जो उपजाऊ होता है, और खूब अत्यधिक चराई कर लोगे तो जो वहाँ का है, ठीक है, वनस्पति वो हट जाता है। जिस कारण से तेज़ बारिश अगर आता है, हवा आता है, तो मिट्टी का जो ऊपरी परत है वो उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल जाता है। ठीक है, और धुल जाता है। इसके अलावा उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से हम लोग खेती करने के लिए आजकल बहुत सारा यूरिया, डीएपी का प्रयोग करते हैं, जिन वजह से आपका तत्कालिक जो है खेती अच्छा तो होता है, लेकिन इन लॉन्ग टर्म में ज़मीन क्या होता है और मृदा दोनों खराब हो जाता है, बंजर बनने लगता है। और नियंत्रित सिंचाई कारण भी मृदा अपरदन होती है। अब सिंचाई चाहिए हम लोग को 10 क्यूबिक टन पानी से करने के लिए, हम लोग उसमें जल्दी 10,000 क्यूबिक टन। तो अत्यधिक पानी कारण से जमीन का उर्वरकता घट जाती है। तब मृदा अपरदन के मुख्य कारण मानव, पशु और प्राकृतिक शक्तियाँ सब तीनों हैं। आदमी कारण भी हो गया, पशु चर लिया उसके कारण हो गया, और प्राकृतिक कारण से मान लो कि कोई जगह पे हमेशा मूसलाधार बारिश होकर वो ज़मीन को पूरा तरह से पानी से डुबा कर रख दिया, तो धीरे धीरे करके वो ज़मीन के नीचे का उर्वरकता जो है घटते जाएगा और वहाँ से मिट्टी कट के मान लो खूब बारिश, तेज़ बारिश है हो रहा है, तो उस बारिश से बह के पानी और नदियों में भी जाके मिल जाती है, तो वहाँ का मृदा क्या अपरदन हो गया। पशु चर लिया, उसे भी चरने के बाद ऊपरी मृदा हवा धूलकण उड़ जाते हैं एक स्थान दूसरे स्थान, वहाँ से अपरदन होता है। और आदमी तो खैर इसमें है इन्वॉल्वमेंट इसका संरक्षण का उपाय देखते हैं हम लोग, कुछ क्या क्या उपाय हो सकता है बच्चा। एक तो पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती करेंगे, पहले बता चुका आप लोग को। वनों का संरक्षण करेंगे, जितना भी वन है हम लोग वन में वृक्षों की जड़ें मिट्टी के पदार्थों को बांधती है, पेड़ों की सड़ी पत्तियाँ मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, इसलिए जो आगे इस पर ध्यान मत दो, इसलिए वनों का संरक्षण जो क्या है आवश्यक है, वनों का संरक्षण आवश्यक है। अच्छा अगला ये है आपका वृक्षारोपण, ये 4 नंबर जो बच्चा 4 नंबर यहाँ पर होगा। वृक्षारोपण देखो, नदी, घाटियाँ, बंजर भूमि और पहाड़ी ढलानों में वृक्षारोपण मृदा संरक्षण का महत्वपूर्ण उपाय है। इससे रेगिस्तानों के विस्तार को रोका जा सकता है। अभी हम लोग हाल में देखें, चीन जो है ना, चीन क्या कर रहा है, तो चीन जो है वो अपना मरुस्थलीय क्षेत्र में एक विशेष प्रकार का पौधा लगा रहा है, वो छोटा छोटा पौधा लगा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि वो क्षेत्र में धीरे 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 पूरा हरापन आ रहा है, और जो मिट्टी का पौधे का जड़ होता है वो मृदा को पकड़ के रखती है, मृदा को क्या मृदा पकड़ के रखती है। और इस वजह से मृदा को अपरदन होने से बचाती है। एक है भूमि सुधार, जल द्वारा निर्मित उबड़ खाबड़ भूमि को समतल करके मृदा अपरदन रोक सकते हैं। मान लो जमीन खेत में से है उबड़ खाबड़ हम उसको ठीक करके प्लेन कर देंगे तो मृदा का एक जगह दब जाएगा और उसका अपक्षय नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसे छोड़ दोगे तो कालांतर पर चल के वो अपक्षय हो जाता है। जैविक खाद का प्रयोग करना है, ज़्यादातर कोशिश करना है हम लोग को जैविक खाद प्रयोग करें और रासायनिक खादों की जगह। ठीक है बच्चा, चलो आगे देखते हैं। जल प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कर इसे दूर करने के उपाय का वर्णन कीजिए। देखो
जल प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक पदार्थ, अक्सर रसायन तथा सूक्ष्म जीव, किसी जलधारा, नदी, झील, महासागर, जलमृत तथा अन्य जल निकाय को दूषित कर देते हैं, जिससे जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसका कारण देखो क्या है। एक तो घरेलू अपशिष्ट है, बर्तन साफ करने में, दीमक, मक्खी, मच्छर मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घरेलू अपमार्जक, जो दवाई मेडिसिन है, नदियों और तालाब में मिल जाते हैं। घर में जितना अपमार्जक का मतलब हुआ, तो आपका अपमार्जक मतलब साबुन। देखो क्या होता है कि जो घर में लोग साबुन का उपयोग करते हैं, दीमक, मच्छी मारने वाला वो सब लक्ष्मण रेखा सबका क्या उपयोग करते हो, ये धीरे धीरे जाकर क्या नदी पानी में मिल जाता है और पानी से क्या कंटिन्यूट हो जाता है, यानी कि पानी दूषित हो जाता है। सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज, देवी देवताओं और मूर्तियों को जल में विसर्जित करने से, देखो जितना भी लोग पूजा पाठ करते हैं जाकर सारे मूर्तियों कहाँ कर देते हैं, पानी में विसर्जित कर देते हैं। और उसमें तरह तरह के ऐसा पदार्थ होता है जो कभी गलता ही नहीं है, वो क्या जल को जाकर आगे चल के प्रदूषित कर देता है। इन चीज़ों से बचना चाहिए। औद्योगिक कचरा, जानते हैं आप लोग कि कारखाना से कितना सारा मात्रा में रासायनिक पदार्थ निकलता है। शीशा, पारा, क्रोमियम, कैडमियम नदियों में जाकर समुद्र में मिल जाता है और इससे समुद्री जीव तक को नुकसान होता है। परिवहन तथा यातायात दुर्घटना, देखो इसका मतलब क्या हुआ। मान लो कि कोई बहुत बड़ा जो है पानी वाला जहाज स्टीमर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जब पानी से गुजर है, कोई आतंकी हमला हो गया, वो ब्लास्ट करने से उनका अगर तेल लेके जा रहा है, तेल का पूरा फैला हो गया समुद्र में, तो उसे क्या समुद्र का पानी जो है सो पूरा तरह से खराब होने लगता है। तेल जो है पानी के ऊपर तैरते रहता है और इस तरह से पानी का एक तरह से जलचक्र को रोक देता है, जो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उपाय क्या है इसका? आप उपाय ये है कि वर्षा जल को आप संग्रह कीजिए। छत पे जो पानी आता है उसको संग्रहित करके दूसरा उपयोग में काम लाइए। जल का समुचित उपयोग करना चाहिए आप लोग को, जो उचित उपयोग है, फालतू उपयोग नहीं करना चाहिए। जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, उसमें सब कुछ नहीं मिला देना चाहिए अब मार्जक वगैरह। जल का पुनः चक्र पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो उसको रिफिलिंग हो सके वो और दोबारा से उपयोग में लाया जा सके। सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग कीजिए, ड्रोन तकनीक का प्रयोग कीजिए और अत्यधिक सिंचाई नहीं करना चाहिए। जल संरक्षण की महत्ता को बताइए आप। देखिए आप प्राचीन जल संचय की तकनीक को अपनाइए। जल को कैसे हम लोग रखते थे पहले, जो कि आज के डेट में जल को हम लोग बहुत मात्रा में उपयोग में लाते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन वगैरह क्या है, इसमें जल का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। 5 कपड़ा साफ़ होता है और साथ में इसमें हम लोग 25 लीटर पानी लगा देते हैं, जो कि गलत बात है। चलिए आगे देखिए। जल संकट क्या है? जल संकट के लिए जिम्मेवार कारकों का उल्लेख कर इसे दूर करने के उपाय को विवरण कीजिए। देखिए बच्चा, एक क्षेत्र के अंतर्गत जल उपयोग की मांगों को पूरा करने हेतु उपलब्ध जल संसाधनों की कमी को ही जल संकट कहते हैं। फिर से सुनो, एक क्षेत्र के अंतर्गत जल उपयोग की मांगों को पूरा करने हेतु उपलब्ध जल संसाधनों की कमी को ही जल संकट कहता है। मतलब जितना नीड है उतना अगर पानी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो वो क्या है? जल संकट। विश्व के सभी महाद्वीप में रहने वाले लगभग 2.8 बिलियन, ये डेटा देखो, लोग प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 महीने जल संकट से प्रभावित होते हैं। 2.8 बिलियन लोग के बारे में बात कर रहा है, बिलियन लोग के बारे में। ये इतने लोग एक महीना तक पानी के लिए तरसते हैं और लगभग 1.2 बिलियन से अधिक लोगों के पास पीने हेतु स्वच्छ जल की सुविधा उपलब्ध है ही नहीं बाबू। जल का असमान वितरण के कारण धरती पर जल का विशाल भंडार होते हुए भी पीने लायक जल मात्र 1% है। सो इसलिए वी हैव टू ऑलवेज टेक केयर ऑफ वाटर। हम लोग जो है इधर उधर पानी को बिखेर देते हैं और बर्बाद कर देते हैं, जो क्या करता है, एक तो 1% पानी है, उसमें से भी पीने योग्य बहुत कम पानी है और बहुत सारे पानी तो बर्फ़ के में जमे हुए हैं। तो हमें से सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कहीं नल खुला ना रह जाए, पानी को एक्स्ट्रा यूज ना किया जाए। तो हम लोग का दायित्व और कर्तव्य बनता है कि समाज में एक जिम्मेदार नागरिक के नाते उन सब चीज़ों पर ध्यान रख के अच्छे से उसका केयर करें। ठीक है बच्चा। इसका कारक होकर क्या होता है? एक तो कारक है जनसंख्या में वृद्धि, ये सबसे बड़ा कारक है किसी भी चीज़ के लिए। आप भूमि प्रदूषण ले लो, जल प्रदूषण ले लो, जल संकट ले लो, इन एवरी थिंग्स यू कैन सी दैट द पॉपुलेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन एमंग ऑल ऑफ दिस। और दूसरा देखो, जल का अति दोहन, जल का जरूरत से ज़्यादा उपयोग करना और समान वितरण प्रदूषित कर देते हैं, अनुचित उपयोग कर देते हैं। इन सब क्या है? कारक है सब। उपाय क्या है? बर्बादी से रोको, प्रदूषण से रोको, जल का पुनः करने के उपयोग, जल का जो पुनः चक्रण उपयोग है उसमें हेल्प करना है, संरक्षण करो उसको, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से खेती करना है, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। बस ये उपाय है इसका। इन 2 चीज़ों को देख लेना, सबों का नोट्स अच्छे से तैयार कर लेना और अपने चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों सब्सक्राइब करवा दो, ताकि नए नए अगर डेली वीडियो डालते हैं हम लोग तो प्रॉपर आप लोग पढ़ सको। देखो ये पूरा तरह से आप लोगों के लिए फ्री है, कोई चार्ज नहीं है बच्चे। तो 8 क्लास के बच्चे, 9th और 10th के बच्चे के लिए सब कुछ फ्री में लाया जाएगा।
आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अच्छे से कर लो और सब कुछ यहाँ से पढ़ो। विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग की अच्छी मार्क्स भी आएगी और पढ़ने में खास करके अच्छे बच्चे बनोगे। ठीक है, चलो आगे देखो। भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखो, भारत में वैसे तो बहुत प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो आपको इस पर थोड़ा थोड़ा टिप्पणी करना है। ठीक है, भारत में तो मेनली कितना मृदा पाया जाता है? एक होता है जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ दो तरह का होता है, एक खादर एक बांगर। नया मृदा पुराना मृदा। ठीक है, आप देख लेना इसमें आगे। फिर काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। देखो, इतने जो 7 तरह के मृदा, जलोढ़, काली, लाल, पीली, लेटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय, मैंने आपको पिछले क्लास में भारत के नक्शा पे भी समझा चुका है इसको कि नक्शा में आपको बता चुका मैंने कि और कहाँ कहाँ कौन सी मृदा पाया जाता है। आप उन चीज़ों को पिछले क्लास रिवीजन कर लो। मैं एक बार के लिए आपको स्लाइड दिखा देता हूँ और जहाँ से आप लोग इसका डिटेल्स लिख लोगे। काली मृदा कैसे कहते हैं, लाल मृदा कैसे कहते हैं, पीली क्या है, उपयोग क्या है, कहाँ पाया जाता है, कौन सा खेती होता है, सब चीज़ों को आप नोट्स में अच्छे से इसको लिखोगे। जैसे जलोढ़ मृदा के बारे में 3 लाइन लिखना है, फिर काली मृदा के बारे में 2 लाइन लिखना है। इस तरह से मैं दिखाता हूँ उधर किधर लिखना है उसको। मैंने आपको ये पिछले क्लास में स्लाइड दिखा चुका है तो पढ़ाया भी था। इधर से आप लिखते हैं। देखो, ये ग्रीन वाला जितना स्लाइड है, 1 2 3, ठीक है, जलोढ़ के बारे में दिया हुआ, इनको अच्छे से पढ़ लेना और लिख लेना। फिर काली मृदा के बारे में दिया हुआ, ये येलो में, इसको लिख लेना अच्छे से। फिर लाल एवं पीली का दिया हुआ, रेड इसमें, पिंक में। फिर लेटेराइट के बारे में दिया, मरुस्थलीय के बारे में दिया, पर्वतीय के बारे में दिया। आप इन चीज़ों को अपने नोट्स में अच्छे से उतार लोगे। ठीक है बच्चा, और अब ये क्लास को अभी एंड करते हैं। फिर अगले क्लास में मैं अगला चैप्टर यूनिट लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग को बाय, गुड बाय। और आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे, लाइक करोगे चैनल को और अपने फ्रेंड से पक्का सब्सक्राइब करवाओगे। ठीक है, बाय बाय।